एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 से रिलेटेड विभिन्न धाराओं पर कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है HSSC ग्राम सचिव के एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि आपको दो या जो तीन धाराएँ हैं वो यहाँ से आपको एज इट इज़ देखने को मिलती है। और चलिए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो जब भी हरियाणा पंचायती राज एक्ट की बात आती है तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कि इसके अंदर जो पंचायती राज एक्ट है उसमें कुल कितने अध्याय हैं। तो अगर हम बात करें अध्याय, तो इसमें कुल 22 अध्याय हैं, यानी कि 22 चैप्टर है इसके अंदर। अब सेकंड चीज़ कि इन अध्यायों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 6 पार्ट में इन अध्यायों को, इन चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। और इसके अंदर आर्टिकल यानी कि धाराएं कितनी है, तो इसके अंदर कुल 280 धाराएं हैं, जिनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो हमारे पास सबसे पहले है पार्ट 1। तो पार्ट 1 के अंदर 2 अध्याय दिए हुए हैं, तो हम पार्ट वाइज जो है डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो धारा 1 और धारा 2 इसमें दी गई है, और जो अध्याय 2 है उसमें 3 से लेकर 6 तक जो धाराएं हैं वो दी गई है। इस पहले अध्याय 1 और 2 को हम डिस्कस करते हैं। तो अध्याय 1 के अंदर धारा 1 और धारा 2 है। तो धारा 1 क्या कहती है, तो ये कहती है कि जो ये एक्ट है इसका नाम क्या होगा। तो इस एक्ट का नाम जो है हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 होगा। यानी कि धारा 1 में क्या बताया गया है कि एक्ट का नामकरण किया गया है, कि एक्ट को इस नाम से फर्दर जाना जाएगा। ठीक है, तो नाम किसमें बताया गया, धारा 1 के अंदर। उसके बाद धारा 2 है, ये अध्याय 1 की ही जो है धाराएं हैं। तो धारा 2 क्या कहती है, इसमें परिभाषाएं दी गई है, जैसे कि जो ग्राम सभा है उसमें विभिन्न जो है कार्यकर्ता होते हैं, जैसे कि पंच होता है, सरपंच होता है, तो इनकी डेफिनेशन दी गई है। पंचायत समिति में जो मेंबर होते हैं, जैसे कि वाइस चेयरमैन होता है, चेयरमैन होता है, CEO होता है, तो इनकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। जैसे कि पंच क्या होता है, सरपंच क्या होता है, पंचायत अधिकारी कौन होता है, कलेक्टर हम किसको कहेंगे, कमेटी क्या होती है, इनकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। तो धारा 1 के अंदर नाम और 2 के अंदर इनकी परिभाषाएं दी गई है। उसके बाद हमारे पास आता है अध्याय 2। ये पार्ट 1 के ही अध्याय है। तो अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है, तो अध्याय 2 जो है वो यहाँ पर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए जो भी लागू प्रावधान होंगे वो इस अध्याय के अंदर दिए गए हैं। तो इसमें जो धाराएं हैं वो 3 से लेकर 6 तक है। तो 3 धारा क्या कहती है, तो जो धारा 3 है उसमें बताया गया है कि पंचायत जो है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की अवधि कितनी होगी। यानी कि जैसे वर्तमान में 5 साल इनकी अवधि है, तो इसमें इस धारा में इनकी जो ये विभिन्न समिति है तो इनकी जो है अवधि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, देन हमारे पास धारा 4 है। तो धारा 4 में बताया गया है कि जो जैसे ग्राम पंचायत में जो सरपंच है या पंच है, या फिर पंचायत समिति में जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, तो ये शपथ कैसे लेंगे। ठीक है, तो इनकी शपथ के बारे में बताया गया है, जैसे कि अगर सरपंच शपथ नहीं लेता है तो उसके इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो शपथ के बारे में डिटेल डिस्कशन धारा 4 के अंदर बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास है धारा 5। तो इसमें बताया गया है कि अगर जो पंच है, सरपंच है, चेयरमैन है, वो अपना इस्तीफ़ा देते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इस्तीफे के बारे में जो बताया गया है वो धारा 5 के अंदर है। नेक्स्ट हमारी धारा है धारा 6, जिसमें बताया गया है कि अगर पंच सरपंच का पद जो है खाली हो जाता है किसी भी वजह से, किसी की मृत्यु के कारण भी, तो इसमें रिक्तियां जो होंगी या जो खाली जगह हो जाएगी सरपंच की जगह या फिर पंच की जगह, तो उसको कैसे भरना है। ठीक है, तो ये सब बताया गया है धारा 6 के अंदर। उसके बाद हमारा अध्याय 3 शुरू हो जाता है, और अध्याय 3 में जो है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का गठन कैसे होगा, तो उससे रिलेटेड जो धाराएं हैं वो अध्याय 3 के अंदर इंक्लूड की गई है। तो इसमें धारा 7 से लेकर जो 12 है वो इसमें जो है डिटेल में यहाँ पर बताई गई है। तो धारा 7 क्या कहती है, धारा 7 कहती है कि किसी भी क्षेत्र का जो
सीमांकन है वो कैसे होगा, यानी कि जो सभा का क्षेत्र, जैसे ग्राम पंचायत, एक गांव की ग्राम पंचायत है तो उसके अंडर जो क्षेत्र आएगा तो उसका कैसे सीमांकन होगा, या मतलब कैसे कोई जो विलेज है वो यहाँ पर डिफाइन होगा, गांव का जो है कैसे डिफाइन होगा कि इतनी इतनी जगह जो है गांव की है। तो जो गवर्नमेंट है वो किसी भी विलेज को जो है डिक्लेयर करती है और उसी के जरिए जो ग्राम सभा है उसको पता लगता है कि उसके अंदर कितना जो है क्षेत्र उसके अंडर में है। ठीक है, तो ये प्रावधान जो है धारा 7 के अंदर दिए गए हैं। धारा 8 क्या कहती है कि ग्राम पंचायत का गठन व स्थापना जो है कैसे होगी, यानी कि सरपंच का जो है कैसे जो है सरपंच का चुनाव होगा, कैसे ग्राम पंचायत का गठन होगा, तो वो सब बताया गया है यहाँ पर धारा 8 के अंदर। उसके बाद धारा 9 क्या कहती है, तो धारा 9 कहती है कि जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर जो है सीटों का आरक्षण होगा, जैसे 1/3% जो सीटें हैं वो रिजर्व होती है SC ST और महिलाओं के लिए। तो वो सब प्रावधान जो है धारा 9 के अंदर बताए गए हैं कि ग्राम पंचायत में जो सीटें हैं वो आरक्षित रहेंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं धारा 10 पे। तो धारा 10 के अंदर बताया गया है कि जो सरपंच है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा। तो जैसे कि सरपंच का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहेगा, तो धारा 10 के अंदर ये बताया गया है। नेक्स्ट है धारा 11, जिसमें बताया गया है कि जो ग्राम सभा है उसकी बैठक कैसे होगी और उस बैठक का कार्यकाल कैसे रहेगा, जैसे कि साल में कम से कम 2 बैठक जो है यहाँ पर ग्राम सभा की होनी अनिवार्य है। तो धारा 11 के अंदर ये बताया गया है कि उस बैठक का कार्यकाल और उसकी जो डेट वगैरह है वो कैसे फिक्स की जाएगी। नेक्स्ट है धारा 12, जिसमें बताया गया है कि ग्राम सभा के कार्य क्या होंगे, जैसे कि ग्राम सभा है उसको विभिन्न कार्य करने होते हैं, जैसे कि बजट को प्रिपेयर करना होता है अपने आने वाली जो एनुअल ईयर है उसमें काम करने के लिए। ठीक है, और उसको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी होती है और सारी जो रजिस्टर है वो प्रिपेयर करने होते हैं कि ताकि कोई भी अधिकारी आए, निरीक्षक आए तो वो उसको शो कर सके कि ये डेवलपमेंट हमारा वर्क है। ठीक है, और उसके अलावा फ्यूचर डेवलपमेंट वो कैसे करेगा, तो वो सब जो डिटेल है वो यहाँ पर ग्राम सभा के कार्य में आती है, जो कि धारा 12 के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, देन हमारे पास है अध्याय 4। तो अध्याय 4 के अंदर यहाँ पर जो है धाराएं दी हुई है, धारा 13 से लेकर 38 तक। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें ये जो अध्याय है वो रिलेटेड है कि जो ग्राम पंचायत है उसके कार्य और जो शक्तियाँ हैं वो ग्राम पंचायत के पास किस किस तरह की शक्तियाँ होंगी। ठीक है, क्या क्या ग्राम पंचायत के कर्तव्य होंगे, क्या क्या उसके कार्य होंगे। तो इसमें धारा 13 क्या कहती है, धारा 13 कहती है कि जो ग्राम पंचायत है उसकी बैठक कैसे होगी और जो कोरम है उसके बारे में जो धारा 13 है उसमें बताया गया है। जैसे महीने में कम से कम 2 बार जो है ग्राम पंचायत की बैठक होगी। और जो कोरम क्या होता है, कोरम होता है कि जैसे किस दिन जो मेजोरिटी है सरपंच और पंच की जो मेजोरिटी है वो यहाँ पर बैठक में मौजूद होगी। तो ये धारा 13 के अंदर बताया गया है कि कम से कम यहाँ पर महीने में 2 बार यहाँ पर बैठक होनी चाहिए। उसके बाद धारा 14 है, जिसमें बताया गया है कि ग्राम सचिव की नियुक्ति जो है सरकार द्वारा की जाएगी, यानी कि हर एक ग्राम पंचायत के लिए एक जो है सचिव होगा जिसको ग्राम सचिव कहा जाएगा। ठीक है, तो धारा 14 के अंदर ये बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास धारा 15 है, और धारा 15 के अंदर जो है बताया गया है कि जो ये ग्राम सचिव होगा उसका कार्य क्या होगा। तो ग्राम सचिव का जो कार्य है वो यहाँ पर बताया गया है धारा 15 के अंदर। जैसे कि जो सचिव है उसका कार्य होगा कि वो अकाउंट में अप टू डेट एंट्री रखे, ग्राम पंचायत का वो पूरा रिकॉर्ड रखे, और कोई भी रिजोल्यूशन या कोई भी संशोधन हो रहा है पंचायत के अंदर तो उसको वो असिस्ट करे, उसको वो सहायक के रूप में वो कार्य करे, और जो फिर लास्ट में जो प्रीसीडिंग बुक है उसके ऊपर वो क्या करे, साइन करे। तो ये सब कुछ कार्य होंगे ग्राम सचिव के, जो कि धारा 15 के अंदर बताए गए हैं। नेक्स्ट जो धारा है वो 16 है, और ये है ग्राम सभा के लिए, यानी कि जो ग्राम सभा है उसके पास ये पावर होती है कि वो जो है ग्राम सचिव के अलावा किसी और को जो है ग्राम पंचायत का एम्प्लॉय वो रख सकती है अगर उसको ज़रूरत है तब। ठीक है, और इसमें जो उसको फंड देना है, उसको जो सैलरी है पे देनी है, तो वो भी जो है ग्राम पंचायत अपने अकॉर्डिंग वो उसको पे करती है। ठीक है, तो ये धारा 17 के अंदर जो है धारा जो है 16 के अंदर ये बताया गया है। तो अदर जो सर्वेंट है उसको एम्प्लॉय के रूप में ग्राम पंचायत जो है रख सकती है। उसके बाद धारा 17 है,
धारा 17 जो कहती है वो ये कहती है कि जो संशोधन है, ये जो संकल्प ग्राम सभा ने जो संशोधन किया है कोई किसी चीज़ किसी मुद्दे पर, तो उसको रद्द करने का जो प्रावधान है वो किस तरीके से होगा। यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो 3 महीने से पहले 3 मंथ से पहले वो क्या कर सकती है, वो किसी भी रिजोल्यूशन को जो भी उसने संशोधन किया है उसको ना ही तो वो मॉडिफाई कर सकती और ना ही उसको संशोधन उसमें कर सकती है। ठीक है, तो जब तक कि उसका जो है पंच जो है 3/4 जो पंच है उसको सपोर्ट ना करे तब तक वो इस संशोधन को 3 महीने से पहले जो है उसको रद्द नहीं कर सकती, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन वो नहीं ला सकती। तो धारा 17 के अंदर ये बताया गया है। धारा 18 क्या कहती है, धारा 18 जो है वो कहती है कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड, संपत्ति और जो दायित्व है उसको सौंपने से रिलेटेड है कि अगर मान लो कि ग्राम पंचायत नहीं है या ग्राम पंचायत की एब्सेंस में जो ब्लॉक डेवलपमेंट और पंचायत ऑफिसर है BDPO, उसके पास क्या होगा, वो चल और अचल संपत्ति जो है उसके अंडर में वो जो है सेफ रहेगी। ठीक है, तो यानी कि उसकी एब्सेंस में, ग्राम पंचायत की एब्सेंस में जो जिम्मेवारी है पूरी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने की वो है BDPO की, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर की। तो ये धारा 18 में दिया गया है। उसके बाद धारा 19 में क्या बताया गया है, जो सरपंच की शक्ति है, सरपंच के कार्य है और क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ है, तो वो धारा 19 के अंदर बताई गई है। जैसे कि जो सरपंच है वो मीटिंग बुलाएगा, ठीक है, और वो ग्राम पंचायत का जो स्टाफ है उस पर वो कंट्रोल रखेगा। ठीक है, और फाइनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सब है सरपंच की शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य। उसके बाद धारा 20 है। धारा 20 क्या कहती है, धारा 20 ये बोलती है कि जो ग्राम पंचायत है उसके काम की जो है रिपोर्ट करना। ठीक है, तो वो जो है जो भी उसका काम होगा, जैसे कि जो भी ग्राम पंचायत जो भी काम करेगी तो वो 2 रिपोर्ट वो उसको तैयार करनी होती है, हाफ ईयरली रिपोर्ट। एक तो वो करती है दिसंबर मंथ में और दूसरा उसको जून मंथ में जो है वो रिपोर्ट जो है तैयार करनी होती है कि उसने क्या क्या वर्क उसने किया है। ठीक है, और फिर जो ग्राम पंचायत का जो ऑफिस होगा, सॉरी, ग्राम पंचायत ऑफिस, तो उसमें उस काम को वो पब्लिश करेगी या उस रिपोर्ट को वो पब्लिश करेगी ताकि जो आम जनता है वो देख सके कि ग्राम पंचायत द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट है वो तैयार करना ग्राम पंचायत का जो है काम होता है और ये धारा 20 के अंदर बताया गया है। ओके फाइन। देन हमारे पास है धारा 21। धारा 21 में क्या बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत है उसके क्या क्या कार्य और कर्तव्य होंगे, जैसे कि डेवलपमेंट के लिए एनुअल प्लान बनाना, ठीक है, एनुअल बजट तैयार करना, और उसको जो सावानी मीटिंग होती है इनकी, ठीक है, एक मीटिंग होती है जिसको सावानी मीटिंग बोलते हैं, तो उसमें उस बजट को शो करना। ठीक है, और जो भी आपको ये भी पता होगा भाई क्या क्या जो सरपंच है या जो ग्राम पंचायत है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, आपने देखा होगा गांव में, जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह जो है बनवाना, ठीक है, एडल्ट लिटरेसी को इंक्रीज़ करना, और जो है ग्रेजिंग जो लैंड होती है, घास की जो जगह होती है, जो खेत होते हैं तो उनकी मेंटेनेंस रखना, ठीक है, और योगशालाएं बनवाना, उनकी मेंटेनेंस रखना। तो ये होते हैं ग्राम सभा पंचायत के कार्य, ग्राम सभा के कार्य। ठीक है, देन हमारे पास है धारा 22। तो इसमें बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत है वो कमेटियों का गठन कर सकती है। जैसे कि गांव में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह की कमेटी होती है, और 3 प्रकार की कमेटी जो है वो ग्राम पंचायत यहाँ पर गठित कर सकती है। पहली है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, दूसरी है सामान्य समिति और तीसरी है सामाजिक न्याय समिति। तो ये इसके गठन के बारे में धारा 22 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो धारा है वो है यहाँ पर धारा 23, और धारा 23 में बताया गया है कि ग्राम जो सभा है उसको कुछ कार्य ग्राम जो पंचायत समिति है उसके भी सौंपे जा सकते हैं। जैसे कि कुछ काम होते हैं जो पंचायत समिति के होते हैं गांव के अंदर, ठीक है, लेकिन वो काम भी यहाँ पर किसको सौंपे जा सकते हैं, ग्राम पंचायत को। ठीक है, उसके बाद धारा 24 है जिसमें बताया गया है कि जो अवैध कब्जे है वो भी जो है हटाने का कर्तव्य या कार्य किसका होता है, ग्राम सभा का होता है। तो ये धारा 24 के अंदर बताया गया है कि अवैध कब्जे हटाना। ओके, देन हमारे पास है यहाँ पर धारा 25 तक हो गया है। धारा 25, ठीक है, धारा 25 क्या है, ये है कि सामान्य आदेश बनाने की शक्ति।
ठीक है। तो जो ग्राम सभा है वो कुछ ऐसे आदेश लोगों को दे सकती है कि जैसे पानी का जो है अच्छे से यूज़ करो, ठीक है। और जैसे गाँव में भीख वगैरह नहीं मांगनी है तो प्रोहिबिट बेगरी। तो इस तरीके से जो ग्राम सभा है वो सामान्य आदेश लोगों को दे सकती है जो कि लोगों को मानने भी होते हैं, ठीक है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सरपंच या जो ग्राम सभा है वो गांव में नहीं होने देती, तो वो सामान्य आदेश की श्रेणी में आते हैं जो कि धारा 25 के अंदर बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है धारा 26 और इसमें बताया गया है कि जो गांव की आबादी है या देह है उसका नक्शा तैयार करना। तो ये काम किसका होता है? ग्राम सभा का होता है। गांव की आबादी का नक्शा जो है वो तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है धारा 27। तो इसमें बताया गया है कि जो धारा 24 या 25 का उल्लंघन करते हैं, तो 24 में क्या था कि अवैध कब्जे हटाना। तो अवैध कब्जे जो है ग्राम सभा हटा सकती है और सामान्य आदेश जो है ग्राम सभा दे सकती है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि धारा 28। तो अगर 24 व 27 से जो आदेश मिला है उसके खिलाफ किसी को अपील करने, कोई व्यक्ति गांव का नहीं चाहता है कि वो उन आदेशों को माने या ज़बरदस्ती जो पंचायत है वो उस पर थोप रही है फैसला, तो वो उसके खिलाफ जो है अपील भी कर सकता है। तो धारा 28 के अंदर ये बताया गया है। उसके बाद धारा 29 क्या कहती है? तो ये कहती है कि जो छोटे कर्मचारी जैसे कि सेवादार है, चौकीदार है, पटवारी है या कोई टीचर है, तो उसके अगर जो है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है ग्राम सभा द्वारा या उसके मेंबर्स द्वारा, तो उसके बारे में वो रिपोर्ट जो है वो आदमी कर सकता है। तो धारा 29 के अंदर ये बताया गया है। नेक्स्ट है धारा 30। तो इसमें क्या है कि जो ग्राम सभा है वो जो लैंड रिवेन्यू है उसको वो इकट्ठा करेगी, यानी कर इकट्ठा करने की शक्ति किसके पास होती है? ग्राम सभा के पास, ठीक है, फाइन। देन हमारे पास है धारा 31। तो धारा 31 क्या है कि जो ग्राम सभा है वो शराबबंदी को लागू कर सकती है, उसके पास पावर होती है। तो धारा 31 के अंदर शराबबंदी लागू करने की शक्ति जो है ग्राम सभा के पास होती है। देन हमारे पास है धारा 32। इसमें क्या है कि जो सरपंच है या पंच है वो गांव की किसी भी संस्था में जो है स्कूल है या फिर आंगनवाड़ी है तो उसमें वो जब चाहे वो प्रवेश कर सकता है निरीक्षण करने के जो है उसके मतलब अगर वो निरीक्षण करना चाहता है तो वो किसी भी टाइम जो है क्लासरूम में या आंगनवाड़ी में वो प्रवेश कर सकता है। उसकी जब ऐसी मंशा हो कि उसको निरीक्षण करना है तो वो कर सकता है धारा 32 के अंदर। उसके बाद है धारा 33। इसमें क्या है जो ग्राम सभा है वो उसको अपने गांव के अंदर जो मेले वगैरह है या जो बाजार लगाने हैं तो उसको लगाने की जो शक्ति है या उसको जो है अलाउ करने की जो शक्ति है वो ग्राम सभा के पास होती है और ये धारा 33 के अंदर बताया गया है। उसके बाद धारा 34 में क्या है कि जो गांव की जो नहरें हैं या सार्वजनिक गलियां हैं तो उसके ऊपर किसका नियंत्रण होता है? तो उसके ऊपर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता है। तो धारा 34 इसके लिए जो है बनाई गई है। धारा 35 क्या कहती है कि जो गांव की गलियां हैं वह बिल्डिंग है उनकी नंबरिंग करना और उनका नामकरण करना जो है ग्राम सभा का ही कार्य होता है और धारा 35 के अंदर ये बताया गया है। नेक्स्ट है धारा 36। इसमें क्या है जो ग्राम सभा है वो किसी भी संस्था को अपने अधीन कर सकती है उसकी मरम्मत वगैरह करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए। तो ये धारा 36 के अंदर बताया गया है। धारा 37 क्या कहती है कि जो स्कूल, अस्पताल या आंगनवाड़ी है तो उसकी मरम्मत के लिए जो ग्राम सभा है वो अपनी तरफ से उसको फंड दे सकती है, अपनी तरफ से उसको सहायता कर सकती है। देन है धारा 38। तो इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत या आसपास की ग्राम पंचायत मिलकर गांव में स्कूल व हॉस्पिटल ना हो तो उसको मिलकर बनवा सकती है। तो धारा 38 में ग्राम सभा के पास ये अधिकार भी है। ओके, देन हमारे पास है अध्याय 5। तो अध्याय 5 में जो है बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत है उसका जो है वित्त डिपार्टमेंट होगा, उसका जो कराधान डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर उससे रिलेटेड जो धाराएं हैं वो यहाँ पर अध्याय 5 के अंदर दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास धारा यहाँ पर 39, ठीक है, धारा 39 से 45 तक इस जो है ग्राम पंचायत का वित्त और कराधान अध्याय में दी गई। धारा 39 क्या कहती है? तो ये बोलती है कि जो पंचायत की निधि या पंचायत का जो फंड है उससे संबंधित जो है संचालन सरपंच द्वारा किया जाता है, यानी कि उस फंड को जो सरपंच है वो ग्राम जो है गांव के कार्य के लिए वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो उसको फंड यूज़ करने की जो शक्ति है वो धारा 39 के अकॉर्डिंग है। देन क्या है, धारा 40 में बताया गया है जो पंचायत निधि है
वो क्या कर सकती है यहाँ पर, क्या क्या पंचायत निधि होगी, फंड के क्या क्या स्रोत होंगे, क्या क्या साधन होंगे जिस तरीके से जो है ग्राम पंचायत के पास फंड आ सकता है, तो धारा 40 के अंदर ये बताया गया है। नेक्स्ट है धारा 41। तो धारा 41 में बताया गया है जो कराधान और फीसों की शक्ति है वो किसके पास है, यहाँ पर ग्राम सभा के पास है। यानी कि जो जैसे कि किसी भी जगह पर जो जैसे कि कोई खाली जगह पड़ी है तो उस पर जो ग्राम पंचायत है या ग्राम सभा है वो यहाँ पर टैक्स लगा सकती है, कर लगा सकती है, ठीक है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट भी लगा सकती है और ग्राम पंचायत चाहे तो वो भी इसके ऊपर जो है फीस वगैरह लगा सकती है। तो ये धारा 41 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है करों से मुक्त किए जाने की शक्ति। तो अगर ग्राम पंचायत जो है कर लगा सकती है तो उसको ये भी यहाँ पर अथॉरिटी दी जाती है कि वो करों से उसको मुक्त भी कर सकती है किसी भी जो है प्रॉपर्टी को, किसी भी जगह को। तो धारा 42 के अंदर ये बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास धारा 43। तो धारा 43 में क्या बताया गया है, बजट खाते या प्रकाशन खाते का निरीक्षण जो है, बजट खाते का जो निरीक्षण है वो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का जो बजट खाता है वो जो है कोई भी अगर निरीक्षण के लिए कोई अधिकारी आता है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो वो उसको जो है ऐसा अरेंजमेंट जो ग्राम पंचायत है उसको करना होता है कि वो जो है कोई भी अधिकारी उसको आके चेक कर सकता है, ठीक है। तो देन हमारे पास है 44 धारा। तो 44 में क्या है कि जो ग्राम फंड है उससे जो ग्राम का जो फंड होगा उससे पंचायत जो है अपने ग्राम जो है सभा के कार्य के लिए उसको खर्च करेगी। तो दिस इज धारा 44। देन हमारे पास 45। इसमें क्या है कि उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर जो ग्राम सभा है वो विशेष तरह के कर भी लगा सकती है, ठीक है। तो ये है धारा 45 के अंदर। देन है हमारे पास अध्याय 6। तो अध्याय 6 में जो है यहाँ पर बताया गया है नियंत्रण से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो 6 तक जो अध्याय है, पहला और दूसरा अध्याय चल रहा था पार्ट 1 के अंदर और जो पार्ट 2 है उसमें था 3 से लेकर 6 तक अध्याय। तो अभी ये पार्ट 2 खत्म होगा अध्याय 2 के साथ। इसमें बताया गया है कि ग्राम सभा पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। सो इसमें धारा 46 सबसे पहले दी हुई है। इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों या रिकॉर्ड तक अगर कोई भी व्यक्ति पहुंचना चाहता है कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड क्या है, कोई भी जो है पर्सन उसके बारे में सोचना चाहता है तो वो 25 रुपये की फ़ीस देकर या फिर जो है 5 रुपये की फ़ीस देकर प्रति पृष्ठ जो है रिकॉर्ड की जो कॉपी है वो ले सकता है कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो। ये धारा 46 के अंदर बताया गया है। देन धारा 47 है। इसमें है कि जो ग्राम पंचायत के फैसले हैं उनको हटाने का अधिकार भी होता है। यानी कि ग्राम पंचायत का फैसला अगर कहीं ना कहीं लोगों के हित के अगेंस्ट है तो उसको हटाया जा सकता है और जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है या जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो उसको हटा सकता है। तो ये बताया गया है धारा 47 के अंदर। देन हमारे पास है धारा 48 जिसमें बताया गया है जो ग्राम पंचायत का नियंत्रण या अधीनता है वो सरकार जो है के अधीन काम करेगी। यानी कि सरकार जो है ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। तो धारा 48 के अंदर बताया गया है। उसके बाद है हमारे पास धारा 49। अगर ग्राम पंचायत सही कार्य नहीं कर रही है तो सरकार किसी भी अधिकारी को, निरीक्षण अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, ठीक है। तो ये बताया गया है धारा यहाँ पर 49 के अंदर। अगर निरीक्षण अधिकारी जो है उसकी देखरेख करेगा अगर ग्राम पंचायत सही कार्य नहीं कर रही है। देन धारा 50 है। तो जनता की भलाई के लिए सरकार या जो पंचायत है वो जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, ठीक है। तो धारा 50 के अंदर बताया गया है कि भूमि का अधिग्रहण जो है सरकार या जो पंचायत है वो यहाँ पर कर सकती है। धारा 51 के अंदर क्या है, तो ये कहती है कि सरपंच और पंच को कैसे सस्पेंड किया जाएगा। जैसे कि अभी ऊपर था धारा 49 के अंदर कोई भी अधिकारी जो है निरीक्षण के लिए सरकार उसको चूज कर सकती है जो कि ग्राम सभा का निरीक्षण करेगा। और अगर इस निरीक्षण में जो सरपंच पर कोई जांच चल रही है तो जो जिला कलेक्टर है वो उसको सस्पेंड कर सकता है अगर उसके करैक्टर में कोई डिफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो धारा 51 के अंदर ये बताया गया है। ओके फाइन। देन हमारे पास है धारा 52। तो धारा 52 क्या कहती है, धारा 52 कहती है कि अगर पंचायत जो है वो सही काम नहीं कर रही है
तो उसको जो सरकार है उसको भंग कर सकती है। ठीक है, यानी कि सरकार के पास वो पावर है कि वो पंचायत को भंग कर सकती है। तो ये बताया गया धारा 52 के अंदर। धारा 53 क्या कहती है, तो इसमें बताया गया है कि जो पंच है या सरपंच है उनके क्या क्या दायित्व होंगे। ठीक है, जैसे कि ग्राम फंड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, और कोई भी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है तो उसके लिए भी पंच और सरपंच जो है वो जिम्मेदार यहाँ पर होंगे। ठीक है, धारा 53 ये कहती है। देन हमारे पास है धारा 54। तो इसमें बताया गया है कि ग्राम की संपत्ति पर अतिक्रमण और नुकसान करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है ग्राम की संपत्ति पर अतिक्रमण करता है, जैसे कि गलियों में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो और या फिर जो नुकसान करता है कोई संपत्ति का, तो उस पर जुर्माना यहाँ पर ग्राम सभा लगा सकती है। ओके, देन हमारे पास है अध्याय अब जो है 7th आ गया है। और जो 7th अध्याय से लेकर 7 से लेकर 12 तक ये पार्ट 3 के अंदर ये बताई गई है। 7 से लेकर 12 तक पार्ट 3, जिसका नाम है पंचायत समिति। ठीक है, अब पंचायत समिति से रिलेटेड जो है धाराएं यहाँ पर दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 7 से 12 पार्ट 3 के अंदर है। तो अध्याय 7 सबसे पहले है, पूरा जो है पार्ट इसमें पंचायत समिति के बारे में बताया गया 7 से लेकर 12 तक। तो अध्याय 7 में धारा जो है 56 है, और 56 से लेकर यहाँ पर 65 तक धाराएं हैं। तो आपको अगर याद रखना है, सॉरी 55 से लेकर, ठीक है, तो 55 से 65 तक जो धाराएं हैं वो अध्याय 7 के अंदर बताई गई है। तो धारा 55 क्या कहती है, धारा 55 कहती है कि जो जिले हैं उनको ब्लॉक या खंडों में बांटा जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड धारा 55 है। 56 क्या कहती है कि पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। 57 क्या कहती है कि पंचायत समिति को बनाया जाएगा, इसमें जनता द्वारा जो चुने गए सदस्य, क्षेत्र का विधायक, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इत्यादि इसमें जो है होंगे, जो कि पंचायत समिति को बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद धारा 58 क्या कहती है, सदस्यों को चुनने संबंधी प्रावधान है कि कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सदस्य यहाँ पर पंचायत समिति के अंदर चुने जा सकते हैं, और प्रति 4,000 की जो जनसंख्या है उस पर एक सदस्य को यहाँ पर पंचायत समिति के लिए चुना जाएगा। ठीक है, धारा 58 ये कहती है। धारा 59 क्या कहती है कि जो सीटें हैं उनका आरक्षण के लिए प्रावधान है इसमें, कि लगभग जो 1/3 सीटें हैं पूरी इसकी पंचायत समिति की, वो जो है आरक्षित होंगी SC ST या फिर महिलाओं के लिए। तो धारा 59 में दिया गया है। धारा 60 क्या कहती है कि पहली बैठक का आयोजन चुनाव परिणाम आने के 4 सप्ताह के भीतर किया जाएगा, जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुना जाएगा। यानी कि जैसे रिजल्ट आया इसका पंचायत समिति का इलेक्शन का, तो उसके 4 सप्ताह के अंदर अंदर जो है बैठक का प्रावधान जो है आयोजन किया जाएगा, और इसमें जो चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है वो इसी मीटिंग के अंदर चूज कर लिए जाएंगे। धारा 61 क्या कहती है, पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो भी यहाँ पर 1 सेकेंड जो शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर बताई गई धारा 61 के अंदर। यानी कि जो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होगा या फिर जो उपाध्यक्ष होगा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा, तो उसकी शक्तियाँ क्या क्या होंगी। ठीक है, धारा 62 क्या कहती है, इसमें बताया गया है कि जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है उसका कार्यकाल और उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो वो सब प्रावधान 62 के अंदर दिए गए हैं। नोट यहाँ पर बताया गया है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उसको 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। उसके बाद धारा 63 है। धारा 63 में क्या बताया गया है कि पंचायत समिति के सदस्य को पद से कैसे हटाया जा सकता है। यदि 4 मीटिंग में जो है कोई सदस्य लंबे समय तक शामिल नहीं होता है तो उसको पद से हटा हुआ माना जाएगा। ठीक है, अगर वो 4 मीटिंग में भी वो जो है अपनी प्रेजेंस शो नहीं करता है तो उसको मान लिया जाएगा कि ये सदस्य जो है पद से हट गया है। धारा 64 क्या कहती है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को कैसे जो है यहाँ पर सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है, ओके। देन हमारे पास है धारा 65। धारा 65 में क्या है, पंचायत जो है यहाँ पर जो सस्पेंड है वो अगर किसी के ऊपर जो है क्रिमिनल यहाँ पर ट्रायल चल रहा है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। धारा 65 क्या कहती है, पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी होगा और उस कार्यकारी अधिकारी का नाम जो है BDO होगा, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाएगा। ओके, देन हमारे पास है धारा जो है अध्याय 8, और अध्याय 8 ये भी पार्ट 6 के अंदर, क्योंकि सॉरी 3 के अंदर, क्योंकि 7 से 12 जो है 3 के अंदर ही इंक्लूड करे गए हैं। और इसमें जो धाराएं आती है वो 66 से लेकर 72 तक जो आर्टिकल है वो अध्याय 8 के अंदर बताए गए हैं। तो धारा 66 क्या है, पंचायत समिति की बैठक, पंचायत समिति की जो बैठक है वो वर्ष में कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए, और हर बैठक के बीच में कम से कम जो है 2 महीने से ज़्यादा का अंतर जो है ना हो।
ठीक है, 6 बैठक ज़रूरी है और हर बैठक में 2 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 महीने के अंदर अंदर जो है नेक्स्ट बैठक हो जानी चाहिए। ठीक है, तभी जो है 1 साल में 12 हो पाएगी, 6 हो पाएंगी, सॉरी। ठीक है, ओके। देन है हमारे पास धारा 67। तो इसमें बताया गया है कि साधारण और जो विशेष बैठक है, जो पंचायत समिति है वो 2 बैठक बुला सकती है, एक तो साधारण बैठक और एक विशेष बैठक। तो साधारण बैठक के लिए सदस्यों को 10 दिन पहले सूचित कर दिया जाता है, और जो अगर विशेष बैठक है तो उसको 4 दिन पहले ही सूचित करना पड़ता है। बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के पास रहता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 2 तरह की बैठक हो सकती है। धारा 68 में क्या बताया गया है, कोरम संख्या, यानी कि जो है यहाँ पर चेयरमैन या जो मेंबर है पंचायत समिति के, वो कोरम को जो है बनाना चाहिए उनको, अगर वो बैठक करते। तो ये कोरम क्या रहेगा कि अगर साधारण बैठक है तो 1/3 सदस्य मौजूद होने चाहिए, अगर विशेष बैठक है तो कम से कम 50% जो सदस्य है वो यहाँ पर पंचायत समिति में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, देन है धारा 69। इसमें क्या कह रहा है कि चेयरमैन की अगर अनुपस्थिति है तो उसमें जो कार्यकारी अधिकारी है वो 1/3 सदस्यों की मांग पर विशेष बैठक 2 सप्ताह के भीतर बुला सकता है। ठीक है, तो ये है कार्यकारी अधिकारी को जो है यहाँ पर ये जो अधिकार है वो दिया गया है कि वो चेयरमैन की अनुपस्थिति में जो बैठक है वो बुला सकता है 1/3 सदस्यों की मांग पर। ठीक है, और ये बैठक कैसी रहेगी, विशेष बैठक। धारा 70 क्या कहती है कि किसी भी बैठक को उपस्थित सदस्यों की सहमति से स्थगित या अन्य दिन बुलाया जा सकता है, यानी कि अगर सदस्य चाहते हैं कि इसको स्थगित कर दिया जाए या इसको किसी और दिन बुलाया जाए तो जो बैठक है वो किसी और दिन भी स्थगित की जा सकती है। धारा 71 क्या कहती है कि अगर चेयरमैन व वाइस चेयरमैन की अनुपस्थिति में चुने गए सदस्यों में से एक सदस्य द्वारा मीटिंग को चलाया जा सकता है। ठीक है, अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों ही जो एब्सेंट है वो रहते हैं तो यहाँ पर क्या है, कोई भी सदस्य जो है मीटिंग का जो कि चुना गया है तो वो उस मीटिंग को चला सकता है। ओके फाइन। देन हमारे पास है धारा 72। इसमें क्या है कि जो पंचायत समिति है वो अपना सारा का सारा रिकॉर्ड जो है एक बुक के अंदर मेंटेन कर, ठीक है, और जिस बुक को जो है CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको ये बुक जो है उसको पास करवाई जाएगी, यानी कि उस तक ये जो है रिकॉर्ड सारा भेजा जाएगा। तो धारा 72 के अंदर ये बताया गया है। उसके बाद हमारा अध्याय जो है 9 आता है, और अध्याय 9 के अंदर जो है यहाँ पर बहुत सारी धाराएं दी हुई है। ठीक है, और अध्याय 9 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 73 और जो है 74 यहाँ पर बेसिकली धाराएं हैं, सॉरी। ठीक है, सो 73 धारा के अंदर क्या है कि पंचायत समिति के सभी अधिकार जो है चेयरमैन व खंड विकास अधिकारी के पास होते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है धारा 73 के अंदर। धारा 74 क्या कहती है कि पंचायत समिति के सभी निर्णयों को खंड विकास अधिकारी लागू करवाता है और रिपोर्ट तैयार करता है और सूचना प्रदान करता है। तो ये है खंड विकास अधिकारी से रिलेटेड जो है कि उसको क्या अधिकार प्राप्त है यहाँ पर पंचायत समिति के अंदर। देन है हमारे पास अध्याय 10, और अध्याय 10 के अंदर जो धाराएं हैं वो यहाँ पर दी गई है। अगर हम बात करें तो 75 से लेकर 83 जो धाराएं हैं वो यहाँ पर दी गई है, सॉरी 87 जो धाराएं हैं वो यहाँ पर दी गई है अध्याय 10 के अंदर। तो इसमें सबसे पहला क्या है, 75 के अंदर जो पंचायत समिति है उसके कर्तव्य या उसके अधिकार बताए गए हैं कि जैसे उसके कुछ सामान्य कार्य होंगे, कृषि कार्य होगा, पशुपालन का कार्य होगा, डेयरी, गरीबी उन्मूलन इत्यादि जो कार्य हैं वो जो है पंचायत समिति के अंडर आएंगे। ठीक है, तो धारा 75 है। धारा 76 क्या कहती है कि पंचायत समिति के क्षेत्र में सामुदायिक विकास करना व ऋण वितरण करना, यानी कि जो भी पंचायत समिति का क्षेत्र है तो उसमें वो सामुदायिक विकास करेगी और जो भी फंड वगैरह जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी या जो ग्रांट है वो उस जगह को देगी। ठीक है, तो ये धारा 76 के अंदर बताया गया। ओके, देन आगे चलते हैं। धारा 77 पंचायत समिति व ग्राम पंचायत में जो संबंध है वो यहाँ पर स्थापित करने से रिलेटेड जो धारा है वो 77 है। ठीक है, यानी कि संबंध स्थापित करने का मतलब क्या है कि जो पंचायत समिति है वो ग्राम सभा पर, ग्राम पंचायत पर जो है कंट्रोल यहाँ पर रखेगी। तो कंट्रोल किसका होगा, ग्राम पंचायत पर, पंचायत समिति का। धारा 77। धारा 78 क्या कहती है, ये कहती है कि पंचायत समिति का अगर कोई आदेश नहीं मानता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, और ये जुर्माना कम से कम 500 रुपये होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1000 रुपये होगा, इससे ज़्यादा वो नहीं होगा। यानी कि पर डे अगर बात करें तो 50 रुपीज़ जो है फ़ाइन होगा। ठीक है, तो 50 रुपीज़ जो है पर डे फाइन यहाँ पर लिया जाएगा, कोई भी पर्सन अगर आदेश नहीं मानता है तो।
धारा 79 क्या बोलती है कि व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध या नुकसान का हर्जाना लेने से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति जो है अपराध करता है या किसी भी प्रॉपर्टी को, पंचायत समिति की किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, तो उससे हर्जाना जो है उसी व्यक्ति से लिया जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी धारा 79। उसके बाद है धारा 80। और धारा 80 जो है क्या कहती है कि पंचायत समिति जो है अन्य किसी भी सरकारी अधिकारी को कार्य करने के लिए अपना अधिकार दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसको जो पंचायत समिति है वो अपना अधिकार दे सकती है कि वो कार्य कर सकता है पंचायत समिति में। उसके बाद है धारा 81। तो धारा 81 क्या कहती है कि जो आपातकाल के टाइम पे पंचायत समिति अपने फंड का इस्तेमाल कर सकती है और इसके लिए खंड विकास अधिकारी या चेयरमैन की अनुमति जो है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो धारा 81 क्या कहती है कि आपातकाल में जो फंड है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है 82। तो 82 में क्या है कि चेयरमैन लिखित आदेश द्वारा अपनी कोई भी शक्ति वाइस चेयरमैन को दे सकता है और उससे वापस भी ले सकता है। तो ये चेयरमैन के लिए है धारा 82। उसके बाद है धारा 83। तो इसमें पंचायत समिति जो है कुछ कमेटी या कुछ समिति बना सकती है और इन जो ये समिति है वो 3 टाइप की होती है। पहली तो क्या है सामान्य कमेटी, सेकंड है वित्त एवं लेखा कमेटी और थर्ड है सामाजिक न्याय कमेटी। तो इस तरीके से जो पंचायत समिति है वो अपनी यहाँ पर जो है जनरल कमेटी, फाइनेंशियल ऑडिट कमेटी, सोशल जस्टिस कमेटी यहाँ पर बना सकती है। तो दिस इज धारा 83। ओके, और यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि जो प्रत्येक कमेटी उसमें चेयरमैन के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 6 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन कमेटियों के कार्य डिफाइन किए गए हैं। जैसे सामान्य कमेटी है उसको संचार, निर्माण, ग्रामीण विकास के जो कुछ कार्य है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। और जो वित्त कमेटी है उसको जो है बजट तैयार करना, राजस्व में बढ़ोतरी करना, जो खर्च है उस पर निगरानी रखना और राजस्व का जो ब्यौरा है वो तैयार करने का कार्य वित्त लेखा कमेटी का है। उसके बाद सामाजिक न्याय कमेटी जो है उसमें बताया गया है कि पिछड़े और अति पिछड़े जो वर्ग है उनको शिक्षा का उनको बढ़ावा देना, यानी कि सामाजिक न्याय से रिलेटेड जो कार्य है वो यहाँ पर इस कमेटी के होते हैं। शोषण से बचाना और सामाजिक रूप से लोगों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये है यहाँ पर सामाजिक न्याय कमेटी जो कि धारा 84 के अंदर दी गई है। देन हमारे पास है धारा 85 और इसमें क्या है कि पंचायत समिति जो है कमेटी के सदस्यों को चुनने के लिए नियम यहाँ पर बना सकती है कि कैसे कैसे जो पंचायत समिति के जो कमेटी के सदस्य है वो उनको चूज करेगी। ठीक है, दिस इज धारा 85। 86 क्या कहती है, पंचायत समिति नोटिस देकर अपनी कोई भी शक्ति किसी अन्य अधिकारी को दे सकती है। धारा 87 पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख यहाँ पर की जाती है। इसमें क्या है कि कोई भी ऑफिसर को जो पंचायत समिति है वो डिप्यूट कर सकती है ताकि वो कंट्रोल कर सके यहाँ पर ग्राम पंचायत को। ठीक है, उसके बाद है अध्याय 11। तो ये भी पार्ट 3 के अंदर ही आता है और इसमें है वित्त एवं कराधान से रिलेटेड विभिन्न धाराएँ। ठीक है, और इसमें जो धाराएँ हैं अगर हम बात करें तो धारा 105 तक, 88 से लेकर 105 तक जो धाराएं हैं वो इसमें दी गई है वित्त एवं कराधान अध्याय के अंदर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली धारा है 88। इसमें बताया गया है कि सरकार के आदेश या नियंत्रण के आधार पर टैक्स लगाया जा सकता है और कार्यकारी अधिकारी के आदेश पर जो पंचायत समिति है वो यहाँ पर टैक्स लगा सकती है। 89 कार्यकारी अधिकारी के आदेश के बिना भी जो है पंचायत समिति टैक्स लगा सकती है। धारा 90 के अंदर क्या है कि टैक्स कैसे लगाया जाएगा, उसकी जो प्रक्रिया है क्या रहेगी और क्या तरीका रहेगा वो धारा 90 के अंदर बताया गया है। 91 क्या कहती है कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसकी अनुमति से फीस लगाई जा सकती है। जैसे कि मेले वगैरह होते हैं पंचायत समिति के क्षेत्र में तो उस पर कैसे फीस लगाई जा सकती है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके अनुमति से फीस लगाई जा सकती है। धारा 92 में क्या है, सरकार नोटिस के द्वारा यह तय कर सकती है कि कौन अधिकारी टैक्स इकट्ठा करेगा, उसका हिसाब रखेगा और उसको वेतन कैसे दिया जाएगा। ओके, देन है धारा 93। सरकार यह तय करेगी कि फीस टैक्स किस समय व कितनी किस्तों में लिया जाएगा। धारा 94 पंचायत समिति को सरकार द्वारा टैक्स लगाने का अधिकार देती है। धारा 95 टैक्स के आंकलन या कलेक्शन की आपत्ति से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद धारा 96 क्या है, पंचायत समिति जो है किसी भी टैक्स को ख़त्म या कम कर सकती है, वापस ले सकती है। दिस इज धारा 96। ओके, चलिए आगे चलते हैं। धारा 97 पंचायत समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति के से किसी मार्केट या किसी जगह को लीज मतलब ठेके पर दे सकती है। तो अधिकतम 3 साल के लिए जो पंचायत समिति है वो अनुमति लेकर किसी जगह को ठेके पर दे सकती है। ओके,
देन है धारा 98, इसमें बताया गया है कि पंचायत समिति के फंड क्या क्या रहेंगे, यानी कि कहाँ कहाँ से पंचायत समिति के पास जो है पैसा आएगा। धारा 99, पंचायत समिति का फंड और पैसा जो है सरकारी ट्रेजरी में सुरक्षित रखा जाएगा। दिस धारा 99। 100 में क्या है, समिति अपना फंड किस तरीके से यूज करेगी, तो वो बताया गया है 100 के अंदर। 101 में बताया गया है कि पंचायत समिति का जो न्यूनतम बैलेंस है वो 10% से कम नहीं होना चाहिए पिछले वित्तीय वर्ष की कमाई का। जितना पिछले जो वर्ष की जो कमाई है उसका जो है 10% से कम नेक्स्ट जो वित्तीय वर्ष है उसका फंड जो है कम नहीं होना चाहिए। धारा 102 क्या कहती है, खर्च और व्यय से संबंधित है कि मतलब किस जगह पर कितना खर्च किया जाएगा, किस जगह पर कितना जो है खर्च नहीं किया जाएगा। धारा 103 क्या कहती है, पंचायत समिति का कोई भी सदस्य पंचायत समिति के बजट या खाते की एक निर्धारित फीस देकर जांच कर सकता है। जैसे कि ग्राम सभा में था 25 रुपये या 5 रुपये देकर जो है व्यक्ति उसका पूरी रिपोर्ट या पूरा डेटा जो है वो देख सकता है। तो इसी तरीके से पंचायत समिति का कोई भी सदस्य जो है निर्धारित फीस देकर जाँच कर सकता है बजट खाते की। उसके बाद है धारा 104, पंचायत समिति का जो भी खर्च व आमदनी होगी उसको छापा जाएगा, यानी कि उसको पब्लिश यहाँ पर किया जाएगा। ओके, देन है धारा 105, इसमें क्या बताया गया है, जो पंचायत संबंधी फंड का जो ऑडिट है वो यहाँ पर बताया गया है धारा 105 के अंदर कि कैसे उसका लेखा जोखा रखा जाएगा, धारा 105 के अंदर बताया गया है। देन हमारा अध्याय 12 आता है और इसमें परीक्षण से रिलेटेड जो है विभिन्न धाराएं दी गई है। तो इसमें धारा लगभग 116 तक आती है 106 से, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनको। धारा 106 क्या कहती है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने क्षेत्र में किए गए पंचायत समिति के कार्यों को देखरेख कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो देख सकता है कि पंचायत समिति क्या कार्य कर रही है। पंचायत समिति अपना बजट और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजती है। उसके बाद सरकार जो है वो भी यहाँ पर नियंत्रण कर सकती है। जो अधिकारी है सरकार द्वारा कोई जो है वो यहाँ पर डिप्यूट होगा और वो पंचायत समिति को उसके कार्य को देखेगा। धारा 108 क्या कहती है, सरकार जो है वो पंचायत समिति के प्रस्ताव को यहाँ पर निरस्त कर सकती है। अगर कोई भी पंचायत समिति का प्रस्ताव जो कि सरकार को मतलब उसका फैसला सही नहीं लगता है तो उसको निरस्त किया जा सकता है। धारा 109 क्या कहती है कि पंचायत समिति के सदस्यों को सस्पेंड या हटाया जा सकता है और सरकार जो है वो उसको हटा सकती है। 110 में क्या है कि अगर किसी वजह से सरकार को लग रहा है कि पंचायत समिति सही तरीके से कार्य नहीं कर रही तो सरकार उसको भंग भी कर सकती है। तो ये जो है धारा पहले भी पेपर में रिपीट हुई है पंप ऑपरेटर में। तो धारा 110 क्या है, पंचायत समिति को भंग करने का अधिकार सरकार के पास होता है। धारा 111 क्या कहती है, इसमें बताया गया है कि पंचायत समिति को भंग करने की जो सारी शक्ति है वो सरकार के पास होगी। धारा 111। 112 में क्या है, पंचायत समिति के भंग होने पर सरकार किसी भी व्यक्ति को उसके पंचायत समिति का कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है अगर पंचायत समिति भंग हो जाती है। 113 क्या है कि कोई ऐसा एरिया या इलाका जहाँ पे 2 पंचायत समिति लग रही है तो वहाँ पर दोनों पंचायत समिति का फंड उपयोग में लाया जा सकता है। यानी कि एक जगह है तो यहाँ पे 2 पंचायत समिति जो है यहाँ एरिया लग रहा है तो इस पंचायत समिति का फंड भी और इसका भी, दोनों का फंड जो है इसमें यहाँ पर यूज किया जा सकता है क्षेत्र के विकास के लिए। देन क्या है, पंचायत समिति के मध्य विवाद से संबंधित है। तो अगर पंचायत समिति के बीच में विवाद हो जाता है तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा, तो ये धारा 114 के अंदर बताया गया है। धारा 115 क्या कहती है कि सरकार जो है पंचायत समिति के कार्यों की जाँच यहाँ पर कर सकती है, ठीक है। अगर चाहे तो सरकार जो है पंचायत समिति के कार्यों की जाँच कर सकती है। उसके बाद धारा 116 क्या कहती है कि पंचायत समिति द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के विरुद्ध जिला परिषद में अपील की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो जिला परिषद में उस फैसले के अगेंस्ट जो है अपील कर सकता है। ओके, देन हमारे पास है अध्याय 3 और अध्याय जो 13 है, सॉरी। तो जो अध्याय 13, तो अध्याय 13 यहाँ पर आता है पार्ट 4 के अंदर और पार्ट 4 से स्टार्ट हो जाती है जिला परिषद, ठीक है। और अध्याय 13 से लेकर इसमें जो अध्याय है वो 19 तक है। 13 से 19 तक अध्याय जो है वो पार्ट 4 के अंदर है जिला परिषद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। धारा 100, ये पार्ट 4 है। धारा 117, इसमें क्या है कि जिला परिषद का निर्माण और गठन कैसे किया जाएगा वो धारा 117 के अंदर बताया गया है। देन हमारे पास है धारा 118। तो धारा 118 में बताया गया है कि जिला परिषद का जो गठन है वो किस प्रकार से होगा और इसमें किस किस को शामिल किया जाएगा। जैसे कि इसमें वार्ड से चुने हुए सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे, पंचायत समिति के जो चेयरमैन है वो इसके जो है यहाँ पर पार्टिसिपेंट होंगे और विधानसभा के जो MLA हैं वो यहाँ पर इसके जो है
सदस्य होंगे और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो इसमें सदस्य होंगे। धारा 119 में बताया गया है कि जो सदस्य है उनको उनकी जो संख्या वो कितनी होगी। यहाँ पर जो है कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सदस्य जो है जिला परिषद के अंदर होंगे। ओके, देन धारा 120 है आरक्षण से संबंधित कि जिला परिषद में जो है सीटों का आरक्षण होगा। 121 में क्या है कि मीटिंग के बारे में बताया गया है कि चुनाव के बाद 4 सप्ताह के अंदर जो है मीटिंग आयोजित यहाँ पर करवानी पड़ेगी। ओके, देन है धारा 122, इसमें बताया गया है कि जिला परिषद का जो प्रधान है या उप प्रधान है उसकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, क्या क्या उसकी पावर होंगी। 123 क्या कहती है कि प्रधान और उप प्रधान की पदावधि और इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है कैसे लाया जा सकता है। तो धारा 123 क्या कहती है, उनकी कितनी अवधि रहेगी और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है। तो धारा 123 में बताया गया है। 124 में क्या है कि अनुपस्थिति और अवकाश लगातार 3 महीने कोई अगर खाली रहता है, अनुपस्थित रहता है तो उसको उसका पद जो है खाली करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद धारा 125 है, इसमें बताया गया है कि नया प्रधान या उप प्रधान को चार्ज या रिकॉर्ड न देने पर जो सजा या जुर्माने का जो प्रावधान है। अगर पहले वाला प्रधान जो है नए प्रधान को रिकॉर्ड नहीं दे रहा है तो उसको जुर्माना या सजा दी जा सकती है। ओके, उसके बाद है अध्याय 14, क्योंकि इसमें 13 से लेकर जो है 19 तक अध्याय यहाँ पर दिए गए हैं पार्ट 4 के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। 1 सेकेंड, एक बार वेट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है अध्याय 14। तो अध्याय 14 में क्या है कि जो जिला परिषद होगी उसके कार्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो धारा 126 इसमें आती है और 126 के अलावा यहाँ पर कितनी धाराएं हैं इसमें, 132 तक इसमें चैप्टर 14 में धाराएं हैं, 126 से 132। तो धारा 126 में बताया गया है कि जिला परिषद की बैठक जो है वो साल में कम से कम 6 बार और एक बैठक के बीच 2 महीने से ज़्यादा का अंतर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, धारा 127, धारा 127 क्या कहती है, ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है एग्जाम में। तो जिला परिषद की बैठक से रिलेटेड 126 धारा में बताया गया है। धारा 127 क्या कहती है कि साधारण या विशेष बैठक होगी और साधारण बैठक के लिए 1/3 जो है यहाँ पर बहुमत होना चाहिए और विशेष बैठक के लिए वही 50% जो है बहुमत होना चाहिए सदस्यों का प्रेजेंस का। कोरम और गणपूर्ति वही है कि जो है विशेष बैठक के लिए 1/3 विशेष बैठक के लिए 50% और साधारण बैठक के लिए 1/3 जो सदस्य है वो यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है कि धारा 129 विशेष बैठक बुलाने से संबंधित है कि विशेष बैठक जो है कितने दिन के अंदर बुलाई जा सकती है। धारा 130 में है कि मीटिंग को स्थगित कैसे किया जा सकता है, उससे संबंधित प्रावधान क्या है, धारा 131 के अंदर है। देन धारा जो है धारा 130 और धारा 131 में क्या है, मीटिंग में फैसले लेने से संबंधित है, लेकिन इसके लिए 2/3 बहुमत की सहमति जरूरी होती है कि जो मीटिंग है उसमें फैसला कैसे लिया जा सकता है और इसमें 2/3 बहुमत जो है प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जो है यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है। धारा 132 क्या कहती है, इसमें बताया गया है कि जो जिला परिषद है उसका रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, कैसे जिला परिषद के जो रिकॉर्ड है उसका रखरखाव किया जाएगा। धारा 15 जो अध्याय 15 है वो उसमें बताया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के बारे में। ठीक है, तो इसमें धारा 133 से लेकर 136 तक जो धाराएं हैं इसमें जो है आती है। धारा 133 क्या कहती है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वह अन्य कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित है कि उन अधिकारियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। ठीक है, और जैसे अन्य कर्मचारी हैं सरकार द्वारा वो कैसे यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे, जैसे कोई एग्ज़ाम होगा किस तरीके से उनको नियुक्त किया जाएगा, जैसे ग्राम सचिव का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद धारा 134 मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ और उनके कार्य क्या होंगे, तो धारा 134 बताती है। धारा 135 में बताया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किसी भी ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति के रिकॉर्ड्स के निरीक्षण से संबंधित जो है उनके पास अधिकार होते हैं। ठीक है, तो ये निरीक्षण इसका कर सकते हैं। धारा 136 क्या कहती है कि किसी भी अधिकारी को काम की मदद के लिए बुलाने। नेक्स्ट हमारे पास है 136, तो इसमें बताया गया है कि किसी भी अधिकारी को काम से मदद के लिए बुलाने व उसकी सलाह मांगने का जो अधिकार है वो यहाँ पर दिया गया है ग्राम जो जिला परिषद है उसको। ठीक है, देन हमारे पास अध्याय 16 है, इसमें बताया गया है कि जो जिला परिषद है उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे और क्या क्या उसके अंदर कार्य उसको दिए जाएंगे। ओके, सो इसमें धारा 137 से लेकर 143 तक जो धाराएं हैं वो यहाँ पर अध्याय
16 के अंदर दी गई है। धारा 137 क्या कहती है कि जिला परिषद के कर्तव्य क्या होंगे। 138 कहती है कि जिला परिषद द्वारा सरकार की मंजूरी से कोई जगह या जो वस्तु है वो अपने अधिकार क्षेत्र में लेने से संबंधित है कि जिला परिषद चाहे तो सरकार की मंजूरी से किसी भी जगह को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है। धारा 139 क्या कहती है कि कमेटियों का गठन कैसे होगा, उससे संबंधित जो धारा है वो 139 है। 140 क्या कहती है, कमेटियों के कार्य करने के तरीके से संबंधित कमेटियों का जो कार्य करने का तरीका है वो क्या क्या रहेगा। 141 क्या कहती है, कमेटियों के कार्य करने से संबंधित है। और 142 जिला परिषद की क्या क्या सामान्य शक्तियाँ होंगी तो वो बताई गई है 142 के अंदर। 143 ठेके देने से संबंधित, यानी कि कोई ज़मीन है या कोई बिल्डिंग है उस पर जो है ठेके पर उसको जो जिला परिषद है वो दे सकती है। उसके बाद धारा 17 है जिसमें संपत्ति और वित्त या फिर कर के बारे में बताया गया है, और इसमें 144 से लेकर यहाँ पर जो धाराएँ हैं वो 154 तक आती हैं। ओके, जैसे जिला परिषद की संपत्ति को परिभाषित किया गया है कि जिला परिषद की संपत्ति है वो क्या क्या होंगी। 145 में जिला परिषद का फंड क्या रहेगा। 146 में जिला परिषद के फंड का उपयोग कैसे करना है। 147 में टैक्स कैसे लगाना है, टैक्स लगाने की जो शक्ति है वो यहाँ पर जिला परिषद के पास होगी। 148 में टैक्स लगाने के तरीके या प्रोसेस क्या होगी, प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ओके, उसके बाद है धारा 149। तो इसमें बताया गया है कि 149 में किसी भी सुविधा या संस्था पर फीस लेने से संबंधित है, यानी कि जो जिला परिषद है वो यहाँ पर फीस लगा सकती है किसी भी संस्था पर। 150 में टैक्स का मूल्यांकन उसको इकट्ठा करने से संबंधित है। ठीक है, 151 के अंदर टैक्स को जो है किस्तों में देने से संबंधित, कोई चाहे तो उसको टैक्स को किस्तों में भी यहाँ पर दे सकता है, तो ये 151 के अंदर है। 152 में क्या है, जिला परिषद का जो बजट है वो तैयार करना, आय और व्यय का जो लेखा जोखा है वो यहाँ पर तैयार किया जाता है 152 धारा के अंदर। नेक्स्ट है 153, जिला परिषद का जो अकाउंट है, खाता है, उससे संबंधित धारा है 153। ओके, 154 जो है वो उसमें बताया गया है कि जो खाते हैं या जो आय है उससे रिलेटेड जो धारा है वो बताई गई है कि किस किस तरीके से जो जिला परिषद है उसको आय यहाँ पर होगी। ठीक है, तो 154 में ये बताया गया है। नेक्स्ट है हमारी अध्याय 18, इसमें जिला परिषद का निरीक्षण कैसे किया जाएगा, कैसे सरकार जो है उस पर कंट्रोल करेगी, तो धारा 18 में बताया गया है। और 18 के अंदर 155 से 160 धारा यहाँ पर इंक्लूड करी गई है। ठीक है, 150 में बताया गया है कि क्या क्या जो है निरीक्षण की शक्तियाँ होगी जिला परिषद का निरीक्षण करना है। तो 156 में तकनीकी जांच और निरीक्षण जो है उससे रिलेटेड जो है धारा 156 है। 157 में बताया गया है कि जिला परिषद अगर सही तरीके से काम न करे तो फिर क्या उसके साथ किया जा सकता है। ठीक है, 157 में बताया गया है। उसके बाद 158 में जिला परिषद को भंग करने से रिलेटेड है। 159 में जिला परिषद के किसी निर्णय को स्थगित करने से रिलेटेड है। 160 में प्रधान या उप प्रधान या किसी भी सदस्य को अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो अध्याय 19 है वो शुरू हो जाता है, और अध्याय 19 के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव से संबंधित जो है प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें धारा जो है 161 ही आती है, और इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का चुनाव जो है किस तरीके से करवाया जाएगा, तो उससे संबंधित प्रावधान 161 के अंदर है। अध्याय 20 जो है वो चुनाव संबंधी उसमें नियम बताए गए हैं। तो ये पार्ट 5 चल रहा है हमारा। ठीक है, पार्ट 5 चल रहा है, और पार्ट 5 में जो आपको बता दूं मैं, जो अध्याय 20 है वो पार्ट 5 में यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, चुनाव से संबंधी नियम है जो पार्ट 5 है उसमें। ठीक है, तो इसमें धारा 162 है, इसमें बताया गया है कि चुनाव क्षेत्र का विभाजन कैसे किया जाएगा, कि ये क्षेत्र जो है जिला परिषद के अंडर आता है। ओके, देन 163 है। 163 में बताया गया है कि हर चुनाव क्षेत्र की जो है एक मतदाता सूची होगी। ठीक है, और देन हमारे पास है 164, मतदाता सूची तैयार करने से संबंधी जो है यहाँ पर बताया गया है 164 के अंदर। 165 में बताया गया है कि कौन कौन जो है मतदाता योग्य मतदाता होंगे। उसके बाद 166 में मतदाता सूची से संबंधित है कि मतदाता सूची जो है किस तरीके से जो है इसको प्रिपेयर किया जाएगा। 167 में क्या है, मतदाता का जो नाम है वो एक लिस्ट से ज़्यादा में ना हो, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लिस्ट में ना हो। ठीक है, 168 है, मतदाता का नाम एक लिस्ट में 2 बार ना हो।
ठीक है, यानी कि यहाँ तो क्या है कि एक से ज़्यादा लिस्ट में ना हो, और अगर वह एक लिस्ट में ही 2 बार हो जाता है तो 168 है। 169 क्या है, सरकारी कर्मचारियों के चुनाव में ड्यूटी से संबंधित, जैसे कि किसी भी कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के लिए लगाया जा सकता है, पुलिस कर्मचारी को या फिर टीचर को। उसके बाद 170 है, सिविल कोर्ट चुनाव संबंधी मुकदमे यहाँ पर नहीं सुनेगा। ठीक है, चुनाव संबंधी जो मुकदमे हैं वो यहाँ पर सिविल कोर्ट के द्वारा नहीं सुने जाएंगे, तो धारा 170 में है। धारा 171 है कि मतदाता सूची में अगर कोई झूठी घोषणा जो करता है तो उसे रिलेटेड धारा 171 है। 172 में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा चुनाव सही ड्यूटी अगर वो नहीं करता है चुनाव की ड्यूटी, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 173 में चुनाव लड़ने व वोट देने से संबंधित है, और वोट देने के लिए जो कम से कम जो है 18 उम्र होनी चाहिए, और चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष जो है उम्र होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद चलिए देखते हैं 174। इसमें बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक जगह पर मेंबर बनने से रोक है, कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक जगह से मेंबर नहीं बन सकता है। 175 में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को अयोग्य करार देना है चुनाव के लिए, तो वो है 175। 176 क्या कहती है कि चुनाव की जो वैधता है और जांच कराने से संबंधित है, यह अधिकार जो है न्यायिक जज के पास होगा। अगर चुनाव की वैधता और जांच करवानी है तो 176 में है। 177 में क्या है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्यों को अयोग्य करार देने से संबंधित कि किस तरीके से जो है उनको अयोग्य करार दिया जा सकता है, या वो जो अपने टर्म्स और कंडीशंस है उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो 178 में है कि चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ तो नए चुनाव करवाने से संबंधित है। 179 में क्या है, राज्य चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित है, जिसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों से काम करवाया जा सकता है। यानी कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो सरकारी कर्मचारियों से यहाँ पर काम करवा सकता है। उसके बाद 180 में है, मतदान केंद्र के आसपास चुनाव प्रचार पर रोक और प्रतिबंध से संबंधित है, कि मतदान जो केंद्र है उसके आसपास चुनाव प्रचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। 181 में क्या है, मतदान केंद्र के नज़दीक प्रतिबंधित कार्य पर जुर्माना जो है लगेगा। अगर कोई ऐसा कार्य है जो प्रतिबंधित है, जो रोका हुआ है कि वहाँ पर नहीं होगा, और कोई व्यक्ति उसको कर देता है तो उस पर जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा। 182 में क्या है, मतदान केंद्र पर प्रतिबंधित कार्य, अगर ये तो मतदान केंद्र के नज़दीक, और अगर कोई मतदान केंद्र पर ही कोई ऐसा कार्य करता है तो उस पर भी जुर्माना यहाँ पर लगाया जा सकता है 182 के अंदर। 183 में वोटों की गोपनीयता से संबंधित है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में रखना है, रिपीट हो चुका है ये। वोटों की गोपनीयता यहाँ पर रखी जाएगी। 184 में क्या है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किसी भी उम्मीदवार के लिए कार्य यहाँ पर नहीं किया जाएगा, यानी कि जो कर्मचारी या अधिकारी है वो किसी उम्मीदवार के लिए यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। 185 में क्या है कि चुनाव ड्यूटी में अनियमितता करने से संबंधित है, कि चुनाव ड्यूटी में अनियमितता यहाँ पर, इरेगुलरिटी यहाँ पर नहीं होगी। 186 में क्या है, पुलिस स्टेशन के पास से बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करना। ठीक है, यानी कि अगर कोई यहाँ पर बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए धारा 186 है। नेक्स्ट है धारा 187, अन्य अपराध व जुर्माने से संबंधित है, कि कोई अन्य अपराध करता है तो उस पर कैसा जुर्माना लगाया जा सकता है। 188 में क्या है, चुनाव संबंधी अपराधों पर सजा से संबंधित है, कि किस तरीके की सजा जो है लोगों को दी जाएगी अगर वो यहाँ पर चुनाव संबंधी अपराध करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अध्याय 21 और जो 22 है वो यहाँ पर पार्ट जो है 6 में आ जाते हैं, इनको अन्य नियम बोला जाता है। तो इसमें धारा 189 से लेकर पूरी 280 जो धाराएं हैं वो यहाँ पर पार्ट 6 में बताई गई है। ओके, धारा 189 में क्या है, धारा 189 जो है वो बताती है कि संयुक्त कार्य करने से संबंधित है, कि जो हमारी ये है पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है और जिला परिषद है, वो मिलकर अपना कार्य जो है कर सकती है। 189 में क्या है कि सरकार चाहे तो इनको जो अतिरिक्त फंड है वो दे सकती है। 191 में क्या है कि सीमा में बदलाव, अगर किसी ग्राम पंचायत की सीमा में बदलाव किया जाता है, पंचायत समिति या जिला परिषद के क्षेत्र में बदलाव किया जाता है, तो उससे संबंधित धारा 191। 192 में क्या है, अनियमितता की वजह से कोई भी कार्य जो है प्रभावित यहाँ पर नहीं होगा, 192। ठीक है, 193 में क्या है, सरकारी जो सरकार है वो किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी जो है उसकी ड्यूटी पंचायत समिति व जिला परिषद में लगा सकती है। 194 में क्या है, स्थानीय अधिकारों से संबंधित है, कि क्या क्या स्थानीय अधिकार यहाँ पर होंगे इनके पास, जो पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है या जो जिला परिषद है। उसके बाद 195 है, अधिकारियों की मीटिंग अटेंड करने से संबंधी अधिकार है। ठीक है, अधिकारियों की जो है मीटिंग, अधिकारी जो है मीटिंग करेंगे तो उनकी मीटिंग को अटेंड करना। 196 में क्या है, सरकार व निर्देशक की सामान्य शक्ति, की जो सरकार है
वो इन पर जो है कैसे कंट्रोल कर सकती है, क्या क्या उसके पास सामान्य शक्तियाँ हैं। 197 में क्या है, जो कर्मचारी है वो जनता के सेवक होंगे यहाँ पर। 198 में क्या है, सरकारी कर्मचारियों के जो नियम हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं 198 के अंदर। 199 में क्या है, वेतन व भत्तों के भुगतान, कि कैसे उनको वेतन और उनके भत्ते जो उनको उनका भुगतान किया जाएगा। 200 में क्या है, जमीन का अधिग्रहण, ये इंपॉर्टेंट है। 201 में क्या है, उधारी को वापस लेने से संबंधित है। 202 में क्या है, उधार देने की शक्तियाँ हैं। 203 में क्या है, शक्तियों का निर्धारण कैसे किया जाएगा, यानी कि इसमें क्या है, अगर जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो इनको ग्राम पंचायत को इनके फंड को जो है उधार इनको दे सकती है, ताकि ये अपना जो कार्य कर सके, और उसको वापस लेने की भी शक्तियाँ सरकार के पास होती है। 204 में क्या है कि कार्यों को रोकना और उन पर कोई एक्शन लेना, कुछ कार्य चाहे तो जो सरकार है वो यहाँ पर रोक सकती है। 205 में क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के किसी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही से संबंधित है। तो यहाँ पर किसी अधिकारी के खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही कैसे की जाएगी, तो 205 में बताया गया है। 206 में क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य एक दूसरे के सहयोग न करे तो उससे संबंधित जो धारा है 206 है। 207 में क्या है, संपत्ति और देयता के हस्तांतरण से संबंधित है, कि संपत्ति का अगर कोई जो है हस्तांतरण हो जाता है तो ट्रांसफर हो जाती है किसी और के पास, तो उससे संबंधित धारा क्या है 207। 208 क्या है, जो पिछले पंच है, सरपंच है, चेयरमैन है या प्रधान है, उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं नए पंच सरपंच के प्रति, तो ये बताया गया है 208 के अंदर। ओके, देन है हमारे पास धारा 209। धारा 209 क्या है, सरकार के नियम बनाने से संबंधित जो शक्तियाँ होती है, कि सरकार किस तरीके से नियम बना सकते हैं 209 में, और अन्य नियम से संबंधित धारा 210 है। 211 में क्या है, सरकार के सामान्य चुनाव करने की शक्ति है, कि जो सरकार है वो सामान्य चुनाव यहाँ पर कर सकती है। 212 में क्या है, राज्य चुनाव आयोग का गठन से संबंधित जो धारा है वो यहाँ पर 212 है। उसके बाद 213 में क्या है, कि वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 214 में क्या है, कि जिला योजना आयोग से रिलेटेड धारा 214 है। 215 में क्या है, बाधाओं को हटाना, ठीक है। 215 में क्या है, बाधाओं को हटाया जाता है। उसके बाद क्या है, 215A में क्या है, जो विवाद है उनका निपटान यहाँ पर किया जाता है, कि कोई भी किसी भी तरह की बाधा यहाँ पर आ रही है इनको जो है गठन से रिलेटेड, ठीक है, उनके लिए 215। और 215A क्या है, किसी भी तरह का विवाद है तो उसका निपटान कैसे किया जाएगा। 216 में क्या है, कि वार्षिक रिपोर्ट या प्रशासनिक रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी होती है 216 के अंडर। 217 में क्या है, कि सरकार चाहे तो किसी निर्देशक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति यहाँ पर कर सकती है। 218 में क्या है, किसी कानून के बचाव या भंग करने से संबंधित जो धारा है वो 218 है, ठीक है। अध्याय 22 के अंदर क्या बताया गया, अध्याय 22 में ग्रामीण विकास से संबंधित है, रूरल डेवलपमेंट से। तो इसमें 2 पार्ट यहाँ पर भी 5-6-7 पार्ट है, शायद 8 पार्ट है इसके अंदर भी, ठीक है, ए से लेकर एच तक। तो इसमें सबसे पहले है पार्ट ए, अध्याय 22 का पार्ट ए। तो इसमें धारा 219A है। इसमें क्या है, कि ग्रामीण विकास की परिभाषा बताई गई है, कि क्या क्या अथॉरिटी होगी, बिल्डिंग जो विकास प्लान होगा उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर 219A में बताया गया है। उसके बाद 219B में क्या है, कि हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग होगा, ठीक है, यानी कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की जाए। नेक्स्ट हमारे पास है धारा 220, इसमें क्या बताया गया है, HRDA जो है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका ये प्राधिकरण की स्थापना और गठन कैसे किया जाएगा। धारा 221 में क्या है, कि इसका कार्यकाल क्या रहेगा, उससे संबंधित धाराएं हैं। धारा 222 में क्या है, कि HRDA में जो नियुक्ति है वो किस तरीके से होगी। 223 में क्या है, कि मीटिंग और उसकी बैठकें हैं वो किस तरीके से होंगी। 224 में HRDA की समितियों का गठन कैसे होगा। उसके बाद 225 में क्या है, कि लोगों की सलाह से संबंधित धारा जो है 225 है। 226 में क्या है, कानून व कार्य की वैधता से संबंधित है, कि कौन कौन से जो कार्य है उनको वैधता यहाँ पर दी जाएगी। 227 में क्या है, उसका स्टाफ से संबंधित धारा है। 228 में क्या है, अफसर और कर्मचारियों की अयोग्यता से संबंधित जो धारा है 228 है। नेक्स्ट है 229, इसमें विभाग के जो उद्देश्य होंगे, जो HRDA विभाग होगा तो उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे वो बताए गए। 230 में विभाग के कर्तव्य और कार्य बताए गए हैं। देन है हमारे पास धारा 231। तो धारा 231 में क्या है, ये पार्ट सी के अंदर इंक्लूड करी गई है। 231-32 इसमें निपटान और भूमि की बहाली। 231 में क्या है, भूमि का उपयोग और उसका निपटान जो है कैसे, उससे संबंधित जो धारा है 231 है। 232 में क्या है, बहाली और शर्त का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर जो है कार्यवाही यहाँ पर करी जाएगी। जो है पार्ट डी क्या है इसका, धारा अध्याय 22 का, यह वित्त लेखा एवं कराधान। तो इसमें 233 में क्या कहता है, कि इसके लिए फंड का भी जो है विभाग का कोई फंड होगा, और जिस
को जो है जो उधार या अग्रिम जो है धन देने की शक्ति उसके पास होगी। वो जो है इन संस्थाओं को, जो पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है या जिला परिषद है, उनको उधार और अग्रिम धन दे सकता है। 235 में क्या है कि वस्तु के भुगतान की जो प्राथमिकता से रिलेटेड है 235। 236 में ऋणों को चुकाने से संबंधित जो ऋण है बकाया हो उनको चुकाने से संबंधित जो है धारा 236 है। 37 में क्या है वित्त लेखों व खातों से संबंधित है। 238 वार्षिक रिपोर्ट इसके अंदर तैयार की जाती है। जो ये फंड डिपार्टमेंट है वो अपनी जो है वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। 239 में क्या है भविष्य निधि से रिलेटेड जो है यहाँ पर योजना इसमें बनाई जाती है। 240 है उसमें प्रतिनिधि मंडल द्वारा अधिकारों को सौंपना। ठीक है, तो यह है धारा 240। धारा 241 में क्या है नियम बनाने व संबंधी शक्तियाँ। नियम बनाने संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो धारा 241 में दी गई है। उसके बाद है पार्ट ई, इसमें क्या है निरीक्षण एवं दंड। 242 में क्या है कि पर्यवेक्षण करने की जो शक्ति है वो यहाँ पर सरकार के पास होती है। सरकार जो है उसको निरीक्षण उसका कर सकती है डिपार्टमेंट का। 243 में क्या है किसी अधिकारिक व्यक्ति को प्रवेश न करने पर जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर वित्त लेखा और कराधान डिपार्टमेंट के अंदर कोई अधिकारी जो है अधिकारिक व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 244 में क्या है जुर्माना लगाने में बकाया राशि की वसूली के तरीके की, किस तरीके से जो बकाया लगाया जुर्माना है बकाया राशि है उसको किस तरीके से वसूल किया जाएगा। 245 में क्या है कंपनियों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं वो 245 के अंदर है। 240 में जुर्माना संबंधी प्रावधान है। 247 में अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उसको क्या दंड दिए जाएंगे। 248 में अपराध के निपटान से संबंधित है। उसके बाद है पार्ट एफ, इसमें क्या है विकास योजना एवं भूमि प्लान जो है उसके बारे में दिया गया कि कैसे कैसे विकास योजनाएं जो है वो तैयार की जाएंगी, कैसे कैसे भूमि प्लानिंग की जाएगी। तो धारा 249 है इसमें विकास योजना से रिलेटेड है, इसमें इसकी परिभाषा दी गई है। 250 में क्या है कि विकास क्षेत्र के भूमि के विकास से संबंधी है कि भूमि का विकास जो है कैसे किया जाएगा। 251 में क्या है कि विकास क्षेत्र में ज़मीन में बदलाव और अन्य विकास कार्यों पर रोक, यानी कि अगर ज़मीन में बदलाव करना है या विकास का क्षेत्र जहाँ पर भी है तो उसमें अन्य विकास कार्यों पर भी रोक यहाँ पर लगाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू 251। नेक्स्ट है पार्ट जी, इसमें क्या है कि धारा 258 से लेकर यहाँ पर 265 तक यहाँ पर धाराएं दी गई है। 252 में क्या है यहाँ पर सरकार का जो नियंत्रण है उसके बारे में बताया गया है। धारा 253 क्या है कि विभाग सरकार को समय समय पर जो है रिपोर्ट देगा। कौन सा विभाग? विकास योजना और भूमि प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है वो। 254 में क्या है भूमि का अधिग्रहण से रिलेटेड है कि कैसे भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। 255 में विकास क्षेत्र की घोषणाएं क्या रहेंगी। 256 योजनाओं के प्रकाशन से संबंधित है। 257 योजनाओं का संशोधन कैसे किया जाएगा। 258 विभाग के सही तरह जो कार्य नहीं करता है या सरकार द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है वो उस पर जो है कार्य करेगा। ठीक है, अगर विभाग सही कार्य नहीं करता तो सरकार जो है वो उस पर एक्शन लेगी या उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। 259 में क्या है अपील से संबंधित है कि अगर कोई अपील करता है तो उससे रिलेटेड धारा 259 है। 260 में क्या है विभाग को अगर भंग करना है तो वो कैसे किया जाएगा। 261 में शक्तियों का हस्तांतरण, किसी और की शक्ति किसी और को देनी है तो वो कैसे दी जाएगी। 262 में कानून बनाने से संबंधित है। 263 में सदस्यों को अगर हटाना है तो उससे संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 264 में क्या है सरकार द्वारा विभाग को ऋण या जो मद है वो देने से संबंधित है। सरकार जो है विभाग को जो है ऋण दे सकती है। 265 में क्या है बाधाओं को दूर करने से संबंधित है कि कोई ऐसा नियम लागू कर दिया हो जो पहले वाले नियम को प्रभावित कर रहा हो तो उसको दूर यहाँ पर किया जा सकता है। पार्ट एच में क्या है यहाँ पर अन्य कुछ सुविधाएं दी हुई है, जैसे कि 266 में क्या है सुख सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित। ठीक है, जो कर्मचारी अधिकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो 267 में क्या है सभी कर्मचारी और जो अधिकारी वो जनता के सेवक के रूप में कार्य करेंगे। 268 में बताया गया है कि कोर्ट के क्षेत्राधिकारी यहाँ पर क्या होंगे। ठीक है, उसके बाद 269 में अभियोग की मंजूरी से संबंधित है और जो अभियोग है उसको कैसे मंजूरी दी जाएगी। 270 में नोटिस देने से संबंधित है। 271 में उपायुक्त समय जो निश्चित करने से संबंधित है। ठीक है, यानी कि कोई टाइम होगा किसी काम को करने का, वो रीजनेबल टाइम यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। 272 में क्या है जांच से संबंधित है कि जो है यहाँ पर जो सेक्रेटरी है वो उसको साइन करने होते हैं किसी भी जो काम है उसको जांच करने के बाद। 273 में क्या है विभाग के रिकॉर्ड्स के सबूत से संबंधित है कि जो विभाग
के जो रिकॉर्ड है उसके जो है सबूत यहाँ पर सही तरीके से रखे जाएंगे। 274 में क्या है, विभाग के सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों पर रोक लगाने से संबंधित है 274। ओके, देन है 275, अच्छे कार्यों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, 276 में क्या है, पुलिस का, विभाग के साथ पुलिस का संबंध कैसा होगा, तो वो यहाँ पर बताया गया है। यानी कि जो है पुलिस जो है इसकी देखरेख यहाँ पर कर सकते हैं विभाग की। 277 में क्या है, अपराधियों की गिरफ्तारी से संबंधित है कि जो पुलिस है, पुलिस ऑफिसर है, वो SI रैंक से ऊपर होना चाहिए अगर किसी अधिकारी को यहाँ पर गिरफ्तार करता है तो। 278 में जो है छूट से रिलेटेड है कि उस अपराधी को छूट दी जा सकती है। 279 में बचत से रिलेटेड है। और 280 में जो माफ़ी से रिलेटेड प्रावधान है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर उसको जो है रिलैक्सेशन दे सकती है उसकी सज़ा में, अगर जो है कमेटी है, जो परिषद है, वो चाहती है तो। ठीक है, तो नोट क्या है यहाँ पर, पंचायती राज एक्ट को 22 अध्यायों में बांटा गया है और कुल 280 धाराएं हैं। और पार्ट जो अध्याय 22 है उसको A से S तक 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर होती है हमारा हरियाणा पंचायती राज एक्ट। ठीक है, ओके।